बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर बड़ा हिस्टोरिकल डे है क्योंकि 1 अक्टूबर 1926 एग्जैक्टली 99 साल पहले और आज यूपीएससी 100 ईयर्स का हो रहा है, मतलब 99 कंप्लीट करके 100 ईयर्स में सेटेनरी ईयर्स के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो हमारी तरफ से यूपीएससी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हम तो चाहते हैं कि हजारों साल सरवाइव करे ये संस्था और आगे फ्लरिश करे, इंडिया को मेरिटोरियस ब्यूरोक्रेट और अच्छे सिविल सर्वेंट्स दे, सो दैट नेशन बिल्डिंग और हमारा जो देश को आगे लेने की जो प्रक्रिया है उसमें ये बनता रहे। खैर, आज मुद्दे का विषय ये है कि यूपीएससी ये जो 100 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है उसकी हिस्ट्री कैसे निकल के आई। क्या ब्रिटिश काल के अंदर पहले ही दिन से सिविल सर्विसेज के लिए कमीशन बन गया था जो वी विल सी की रिक्रूटमेंट कर रहा था? आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज का जो हिस्ट्री हमारे यहाँ पे जिस तरह से निकल के आया है उसमें हमको ये देखने की आवश्यकता है कि कैसे हिस्ट्री के अंदर ये जो सिविल सर्विसेज कमीशन के अंदर पीएससी का कंसेप्ट आया है, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम लोग कहते हैं, ये कैसे निकल के आया। क्रोनोलॉजी वाइज देखने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश काल से लेके आज तक किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और फर्दर रिफॉर्म्स की क्या क्या आवश्यकता है, मुझे जरूर से आप बता सकते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हो पर इसके सिवा अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो कॉम्प्रिहेंसिवली तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी के ऊपर। ये मेरी प्रोफाइल की आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब डिटेल मिलेगी और आप अधिक से अधिक हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। इंटरेस्टिंगली अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 3 डे ऑफर। जी हाँ दोस्तों, ये दशहरा की गिफ्ट है हमारी तरफ से आप सबके लिए, जहां यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको फ्री कराई जा रही है। 3 डे फ्री ट्रायल है, 1 से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आप रजिस्टर कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो भी क्लासेस कराए गए हैं, जितनी भी नोट्स अपडेट की गई है, पीवाईक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ एक्सेस आप फ्री में गेन कर सकते हो। ये हमारी 100 ईयर्स एनिवर्सरी जो यूपीएससी की है उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट करें और हम आपको एक गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। तो हमारे जितने भी पेड क्लासेस है, जो भी जिसकी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, फीस पे करते हो, वो क्लासेस का एक्सेस भी आपको फ्री मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। याद रखेगा कि आपका एक सिम कार्ड के ऊपर एक ही एक्टिवेशन हो सकता है, तो जरूर से इस ऑफर का लाभ उठाइए। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कर रहे हो तो 24,999 के अंदर यूपीएससी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। पहले तो मैं कहूंगा कि 3 दिन का आप लाइव क्लासेस देखिए, उसके बाद देन यू कैन प्लान फॉर द सब्सक्रिप्शन एज वेल सर, ठीक है, जिसमें जीएससी से टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर है, जितने भी टॉप बैचेस है ये सब कुछ कवर आपको मिलेगा। आगाज, प्रारंभ, नींव, समिट, हमारी हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा। तो वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कोर्सेज, वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको सीसेट से लेके सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहा है। तो जरूर से इस ऑफर का लाभ उठाए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए PN लाइव कोड को यूज करना ना भूलिएगा। ये जो फ्री ऑफर है उसमें भी शायद आपको कोड पूछा जाएगा, तो उस टाइम पे भी आप ये कोड का यूज कर सकते हो, PN लाइव फॉर मैक्सिमम बेनिफिट एज वेल, है ना। बाकी कोई क्वेरी होगी तो जरूर से आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदर देन दिस, हमारा आपका साथी और हमारे द्वारा बनाया गया एक साथी आपको इस प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगा, जिसका नाम है ऊना। ठीक है, आप पूछोगे कि ऊना क्या है, तो ऊना हमारा असिस्टेंट है, आपका दोस्त है, आपका गाइड है, आपका मेंटर है, जो आपको मदद करेगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में। ये हमारी एक्सक्लूसिव ऑफरिंग है जो आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी, उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और ऊना के साथ बात करके जैसे आप एआई मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करते हो अपनी यूपीएससी की तैयारी को और मैं कहूंगा सुचारू रूप से चला पाएंगे। खैर, मुद्दे के विषय के ऊपर आज ये है कि आज जिसे हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं या ब्रिटिश काल में उसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहते थे, उसके भी पहले उसको कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज कहते थे, इसका हिस्ट्री कैसे निकल के आया। आज ये जो यूपीएससी नाम की जो संस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आर्टिकल विल्सी की 310 से 311 312 के जो आर्टिकल्स है उसके थ्रू वो रिक्रूटमेंट करता है और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए विल्सी की रिकमेंडेशन देता है, ये कैसे निकल के आया। तो हिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश में भारत में ब्यूरोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो ब्रिटिश भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी की जरूरत इस तरह से निकाल के आया क्योंकि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, याद करिए 1757 के अंदर। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों की दोनों बैटल्स के बाद ब्रिटिश को अब भारत में एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, भारत में आए दिन रिवॉल्ट हो रहे थे, ब्रिटिश रूल को कंसोलिडेट करना था, इसके लिए उनको ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ती है। इस ब्यूरोक्रेसी को कैसे रिक्रूट किया जाएगा। अब देखिए, इनिशियली तो ब्रिटिश ने बहुत सारे लोकल इंडियंस की मदद से भारत में शासन चलाने की कोशिश की थी, राजाओं की मदद से, पर उनको एक ट्रस्टवर्थी लोग चाहिए थे जिनका ये मानना था कि भाई इंग्लैंड से एक परमानेंट लोग आए
जो भारत में सिस्टम क्रिएट करने में मदद करे। इसी बैकग्राउंड के अंदर हमें ये पता चलता रहता है कि एक पेट्रोन सिस्टम लाने की शुरुआत होगी, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मूलतः से ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, जो सबसे मेन डोमिनेटेड लोग आपको मिलेंगे सर, ठीक है। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, इनके द्वारा रिक्रूटमेंट होती थी। ये लोग विल सी की इनिशियली सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। आपके लिए पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में कॉवेनेंटेड क्या था सर, ठीक है ना। तो कॉवेनेंटेड एक सिविल सर्विसेज का प्रकार था जो अंडर द कॉवेनेंट एंड द पावर गिवन टू दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो बेसिकली रिक्रूट करते थे। रिक्रूट किसको करते थे? सामान्यतः आप देखोगे फैक्टर्स के रूप में रिक्रूटमेंट होता था। फैक्टर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेनीज आते थे, अप्रेंटिस के रूप में आते थे, फिर उनको सीनियर मर्चेंट और बाद में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया जाता था। इनमें से ही कुछ लोग बाद में गवर्नर्स भी बन के आए सर, ठीक है। तो आपने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली इसी तरह से जो भारत की व्यवस्था थी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थी, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी एंड ग्रेजुअली ही रोज टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर एज वेल सर, ठीक है। तो इसमें कोई इंडियंस नहीं हुआ करते थे, देयर वर नो इंडियंस एट दैट टाइम, देयर वाज नो फॉर्मल बॉडी कॉल्ड एज पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मूल शेयर होल्डर्स थे, ऐसे लोग जिनके हाथ में बहुत बड़ी मात्रा में क्षमता थी, ऐसे लोग जिनके हाथ में शक्ति थी, ऐसे लोग जो नाम रेकमेंड करते थे कि भाई मुझे ये बंदा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में चाहिए, तो उसको रिक्रूट कर दिया जाता था, राइट। तो इस प्रक्रिया के तहत हमें यह पता चलता है कि कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। अब सवाल यह आया कि ये कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के अंदर बाद में भ्रष्टाचार हुआ, राइट, ओके। ब्यूरोक्रेट्स ने भ्रष्टाचार किया, इश्यूज क्रिएट हुए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के अंदर यह कहा गया कि आप प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप गिफ्ट नहीं स्वीकारोगे, पर यह सब अंग्रेजों के लिए था, हमारा तो रिक्रूटमेंट होता ही नहीं था। इंटरेस्टिंगली हमें यह पता चलता रहता है कि कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस कब आया? 1786 से लेके 1793 तक आते आते उसने भारतीय ब्यूरोक्रेसी के अंदर यूरोपियनाइजेशन करने की शुरुआत की। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज यूरोपियनाइजेशन, तो उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें इंडियंस की रिक्रूटमेंट नहीं करनी है, इंडियंस को स्वीकारना नहीं है। तभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होती थी जैसे आज होती है, राइट, ओके। सो in that days there was no system of competition based examination, सीधा सीधा पेट्रोनेज चलता था। पेट्रोनेज का मतलब है कि अगर तुम्हारा जैक है, तुम्हारी कहीं पे सेटिंग है, हम कहते हैं ना कि कॉन्टेक्ट्स है तुम्हारे अच्छे, अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं तो तुम्हें सीधा सीधा रिक्रूट कर दिया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से हमें यह पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी का इमर्जेंस होने की शुरुआत हुई। खैर कॉर्नवालिस ने यूरोपियनाइजेशन किया, साथों के साथ वो सेपरेशन ऑफ पावर भी लेके आया, पर रिक्रूटमेंट सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं किया। इंटरेस्टिंगली वेलेस्ली जैसे लोग आते हैं। वेलेस्ली 1798 में आया, भारत में गवर्नर के रूप में, बंगाल टाइगर कहता था अपने आप को, और 1805 तक गवर्नर के रूप में रहता है सर, ठीक है। वेलेस्ली भारत में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जरूर से बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज सर, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज का मतलब क्या था कि भाई जो इंग्लैंड से जो ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन रिक्रूट होके आते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते थे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे? तो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किला था, जिसे फोर्ट विलियम के रूप में पहचानते हैं, वहां पे इनकी ट्रेनिंग होने की शुरुआत हुई। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी उनको रिक्रूट कर रहे थे। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे बाद में लंदन में खोले गए, हेलबरी नाम की जगह है सर, ठीक है, वहां पे ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई, वो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही अभी चला रहे हैं। मतलब अभी भी आपको कोई कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलता है, ना ही कोई ओपन कंपटीशन आपको मिलेगा सर, ठीक है, ना ही इंडियंस के लिए कोई रिक्रूटमेंट के लिए स्कोप था सर, ठीक है। सो देयर वाज नो स्कोप फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द इंडियंस एज वेल। इंटरेस्टिंगली वी विल सी कि 1833 के चार्टर एक्ट तक आते आते पहली बार ब्रिटिश को ये चीज रियलाइज हुई कि भाई हमें तो कंपटीशन ओपन करना चाहिए, इंडियंस के लिए ओपन करना चाहिए। 1833 के अंदर, अगर आपको ना पता हो, ब्रिटिश ने वी विल सी कि पब्लिक सर्विसेज को ओपन करने के लिए घोषणा की थी, पर किया नहीं था, याद रखेगा सर, ठीक है। सो इन द ईयर 1833 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि नाउ वी विल ओपन पब्लिक सर्विसेज, जहां हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रेस बेस्ड, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेस के ऊपर से, और हम सबके लिए ओपन चीजें कर देंगे सर, ठीक है। बट इन रियलिटी द ब्रिटिश नेवर वांटेड कि भाई इंडियंस आए सर, ओके। 1833 तक आते आते जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पैट्रोन सिस्टम थी, उसके ऊपर आरोप लगा था कि भाई देखो आप तो गिने चुने लोगों को ही रिक्रूट करते हो। इंग्लैंड में भी खाली जो इलीट क्लास के लोग हुआ करते थे, जिनके बाप दादा जागीरदार थे, एरिस्टोक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करते थे, या वैसे लोग जो इंग्लैंड के अंदर बड़ी हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग
जो इंग्लैंड में बड़ी अच्छी कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, ट्रिनिटी से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं सर, ठीक है, उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा सर, ठीक है। तो 1833 में इंग्लैंड की अमुक सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया। सवाल क्या उठाया कि भाई देखो, बदलाव करो, बदलाव करो, बदलाव करो, कब तक आप इस तरह से रिक्रूटमेंट करते रहोगे सर, ठीक है, हमें भी आना चाहिए। एक कॉमन मैन जो है इंग्लैंड का, एक सामान्य घर का व्यक्ति है जिसके बाप दादा कोई जागीरदार नहीं है, क्या उनकी रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं है? आर इज देयर रिक्रूटमेंट नॉट पॉसिबल अराउंड, राइट? तो इस बेसिस के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि अब बदलाव होने की शुरुआत हुई, राइट? अब ये बदलाव के रूप में ओपन कंपटीशन के कंटेक्स्ट की बात तो की गई है, बट सीधा सीधा कंपटीशन नहीं आएगा, राइट? ओके, थोड़े बहुत लोगों को नॉमिनेट करके हमें ये पता चलता है कि कंपटीशन लाया गया, पर अभी भी ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट है, जहां गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी का रिक्रूटमेंट में अच्छी टैलेंट को, मेरिटोरियस स्किल ओरिएंटेड लोगों को लाया जाए, उसके ऊपर अभी भी बात नहीं चल रही है सर, ठीक है। बात गई 1853 में, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर ये बोला गया कि भाई देखो, अब इंडियंस के लिए भी हम लोग ओपन कर रहे हैं कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को, बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में हम लोग करेंगे। पर इन रियलिटी वी विल सी कि इट हैज स्टिल नॉट बीन ओपन। क्यों? क्योंकि देखो, डिक्लेरेशन करने से मतलब ये नहीं होता कि ओपन कर देंगे, राइट? इनफैक्ट सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए ब्रिटिश ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था मकौले कमेटी। आपने थॉमस बेबिंगटन मकौले का नाम सुना होगा। ये वो व्यक्ति है जिसने भारत में शिक्षा क्षेत्र में सर, ठीक है ना, इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर भी काम किया था, राइट? ओके, ये वही व्यक्ति है जिसने भारत में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1835 तक आते थे अंग्रेजी शिक्षा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बोला गया कि इंग्लिश के ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट ये वो व्यक्ति है जिसने भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन भी हेड किया था, राइट? कि भारत में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम लोग आईपीसी कहते हैं, इंडियन पीनल कोड, जो अभी बदलाव होकर हमने बीएनएस में कर दिया, भारतीय न्याय संहिता सर, ठीक है, उसकी जो आईपीसी लिखने वाला पहला व्यक्ति यही था सर, ठीक है ना। इसी को ही कहा गया कि आप सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाइए, क्या किया जाना चाहिए जरा बताइए सर, ठीक है। तो 1854 में मकौले कमेटी की रचना हुई। मकौले कमेटी ने विल सी की कहा कि इंडियंस की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, पर सीधे सीधे तौर के ऊपर इंडियंस की रिक्रूटमेंट अभी भी नहीं हो रही है सर, ठीक है। विल सी की सिविल सर्विसेज कमीशन बना 1855 तक आते आते, पर वो इंग्लैंड में बन के आया। इंग्लैंड में बनने का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, कि भाई जो भी इंग्लैंड के जो बच्चे लोग हैं, वहां पे जितने भी एस्पिरेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, उनकी रिक्रूटमेंट हो पाएगी अब कंपटीशन के थ्रू। पर अभी भी सीधे सीधे तौर के ऊपर इंडियंस के लिए कोई रास्ता ओपन नहीं था, तो इंडियंस वर स्टिल स्ट्रगलिंग आउट सर, ठीक है। इंडियंस ढूंढ रहे थे मौका कि भाई इधर नहीं तो उधर अपने को कहीं से जुगाड़ करके, ठीक है ना, हमारे भी बच्चे ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाए, हमारे भी रिक्रूटमेंट हो। बट इंडियंस के लिए अभी भी ओपन नहीं होगा। इंडियंस के लिए कब ओपन हुआ? तो एग्जैक्टली ओपन होता है आफ्टर 1857 सर, ठीक है। क्या हुआ इन द ईयर 1857? विल सी की देयर इज अ रिवॉल्ट टेकिंग प्लेस, आप सबको पता ही होगा। 1857 का विद्रोह हुआ। अंग्रेजों को ये चीज समझ में आ गई कि भाई ये विद्रोह का एक कारण क्या है, कि हमने इंडियंस को सब जगह से एक्सक्लूड कर दिया है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। हमने इंडियंस को कहीं पे भी मौका नहीं दिया है कि भाई हम ब्यूरोक्रेसी के थ्रू उनकी बात सुन पाए, उनके विचारों को चैनलाइज कर पाए। अगर कुछ हो भी रहा है, भारतीयों के अंदर गुस्सा भी है, तो भारतीय ब्यूरोक्रेसी ही हमारी मदद करेगी। ये अंग्रेजों के अंदर बुद्धि आई सर, ठीक है। अंग्रेजों को बुद्धि इस तरह से आई जहां अंग्रेज अब ये कह रहे थे कि भाई हम बदलाव करने के लिए तैयार है, राइट। तो इस तरह से विल सी की 1858 तक आते आते इन्होंने ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया। 1861 में ही लॉर्ड कैनिंग करके गवर्नर आपको मिलता है। लॉर्ड कैनिंग 1861 के अंदर एक कानून पास करता है जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, ओके। अब मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जहां उसने कहा कि द डोर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज आर नाउ ओपन फॉर द इंडियंस, ओके। आप देखिए, पहले उसको कहते थे कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, 1850s तक आते हैं तो उसका नाम बदल दिया और कर दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज। मजे की बात यह थी कि इनिशियली जब इंडियन सिविल सर्विसेज नाम किया गया तो उसमें इंडियंस को रिक्रूटमेंट नहीं लिया जाता था, पर 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों को यह बुद्धि आ गई कि इंडियंस को रिक्रूट करना पड़ेगा। अब मुद्दा यह आता है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के अंदर इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पास किया, जहां उसने कहा कि इंडियंस आर वेलकम टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज प्रोवाइडेड उनको मिनिमम एज है ना, या मैक्सिमम एज के पहले ही एग्जाम देनी पड़ेगी। अब पहले उस टाइम पे एज कितनी हुआ करती थी? 21 साल की एज हुआ करती थी मैक्सिमम एज उस टाइम पे सर, ठीक है। जैसे आज यूपीएससी के अंदर डिबेट चलती रहती है ना, आप सबने सुना होगा कि भाई 32 साल की एज ग्रुप अभी मैक्सिमम अलाउड है सर, तो यूपीएससी में कितना एज होना चाहिए, हमको कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, तो उस टाइम पे भी ये चला। दूसरा फैक्टर चल के आया विल सी की सिलेबस का। क्यों? क्योंकि इंडियंस के द्वारा जो एग्जाम दी जाती थी वो सिलेबस में यूरोपियन हिस्ट्री आता था, लैटिन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती थी सर, ठीक है ना। आपको इंग्लैंड का कल्चर और इंग्लैंड की इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अरे भाई, तुम ब्यूरोक्रेसी इंडिया के लिए रिक्रूट कर रहे हो तो उसमें तुम लंदन की और उसकी यूरोप की क्या हिस्ट्री दिखा रहे हो, राइट? ओके। मजे की बात आपको ये मिलती है कि एग्जाम सेंटर उस पीरियड में लंदन में ही हुआ करता था। जैसे आज आपने नाम सुना होगा कि भाई
भारत में 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर यूपीएससी अपनी एग्जाम कंडक्ट करती है, राइट, ओके ना, रीजनल सेंटर्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट करती है। उस टाइम पे नहीं करती थी ब्रिटिश कार्यकाल में, खास करके लॉर्ड कैनिंग और उसके बाद वाले कार्यकाल में। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट को एग्जाम देनी है, मतलब एस्पायरेंट है, जो इंडियन एस्पायरेंट है, तो इस तरह से एक बायस संस्था के रूप में आपको देखने को मिलती रहेगी, राइट, ओके। इंटरेस्टिंगली 1860s 70s के अंदर भारतीयों ने धीरे धीरे करके रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट भी किया और सिलेक्शन भी लिया। एस एन टागोर जैसे आपको खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, सत्येंद्रनाथ टागोर सर, ठीक है, जो सबसे पहले भारतीय बनते हैं 1863 में, जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम क्लियर की थी सर, ठीक है ना। तो ऐसे सैकड़ों आपको ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिलते हैं जो इंडियन ओरिजिन के ब्यूरोक्रेट्स है, जिन्होंने फाइनली जाके ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्लियर भी की और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी आपको मिलता रहता है। अब ब्रिटिश को धीरे धीरे समझ में आ गया यार, इंडियंस तो सर्विसेज में आ जाएंगे, अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे ओपन कॉम्पिटिशन में, वो भी लंदन जाके एग्जाम देंगे, तो हंगामा हो जाएगा और फिर विल सी की पूरी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वो टूट जाएगी, क्योंकि उसमें राष्ट्रवाद घुस जाएगा। तो लिटन जैसा एक बंदा निकल गया, लॉर्ड लिटन 1876 से लेके 1880 तक हमें ये पता चलता है कि गवर्नर के रूप में था। ये है लॉर्ड लिटन सर, ठीक है, ये वाला। तो लिटन ने क्या काम किया, लिटन ने एक नई सर्विसेज बनाई जिसका नाम था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। अब ये क्या है सर, ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने कहा कि भाई देखो, मैं क्या करता हूँ कि मैं जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसको नहीं छेड़ता। उसमें उसने मिनिमम एज ग्रुप कर दिया 19 ईयर्स, मतलब या सॉरी मैक्सिमम एज ग्रुप कर दिया 19 ईयर्स, कि अगर कोई भी भारतीयों को एग्जाम देनी है तो मैक्सिमम उसकी अपर लिमिट एज है वो है 19 ईयर्स, मतलब 19 साल से ज्यादा उम्र का भारतीय को एग्जाम नहीं दे सकता। आप समझ सकते हो कि 19 साल में तो यहाँ ग्रेजुएशन लोगों को कंप्लीट नहीं हो रहा है आज की तारीख में। तो 1870s के दशक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियंस कभी रिक्रूट हो पाएंगे? तो देखिए, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन तो उस टाइम पे बन के भी नहीं आया था, पर इस तरह की संस्था बनाने से विल्सी की ब्रिटिश जो है वो रिक्रूटमेंट में गोलमेल कर रहे थे। इनफैक्ट इसने ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज के लिए एक बॉडी बनाई थी लिटन ने, जहां उसने कहा कि इंडिया के जो जमींदार वर्ग है, इंडिया का जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, मैं उनकी फैमिली से ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करूंगा। क्यों? क्योंकि वो पीसीएस में आएंगे, प्रोविंशियल सर्विसेज में, और मेरे लिए लॉयल रहेंगे। खैर, इसके बाद रिपन आया, रिपन ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए। रिपन ने कहा कि भाई नहीं, मैक्सिमम एज तो विल्सी की 21 ईयर्स तो होनी चाहिए, 19 साल तो बहुत कम हो गई है सर, ठीक है, 19 ईयर्स में तो किसी का रिक्रूटमेंट भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से भारतीयों के लिए कोई फेयर रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं थी, देयर वाज नॉट अ फेयर रिक्रूटमेंट बॉडी। एंड इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश नेवर वांटेड टू कंडक्ट एग्जाम इन इंडिया सर, ठीक है। इसको लेके काफी सारा हंगामा हुआ। जैसे डफरिन करके गवर्नर आता है 1885 में सर, ठीक है, आप सबको पता होगा रिपन का जो टाइम पीरियड है वो 1880 से लेके 84 का बीच में है, और उसके बाद डफरिन आया। तो डफरिन ने ये देखा कि यार ये सिविल सर्विसेज को लेके कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, और भारतीय हमसे बड़े नाराज होते रहेंगे सर, ठीक है। तो उसके कार्यकाल में कमीशन बना जिसका नाम था आइचीसन कमीशन, ओके। आइचीसन कमीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता रहता है कि रिकमेंडेशन देता है कि भाई ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज है उसको रद्द किया जाए और इंडियंस की रिक्रूटमेंट धीरे धीरे बढ़ाई जाए। अब देखिए, इंडियंस इसके बाद बहुत एक्टिव हो गए थे। एस एन बैनर्जी जैसे लोगों ने, औरबिंदो घोष जैसे लोगों ने सिविल सर्विसेज को क्लियर किया गया था, बट उनको एक या दूसरे आधार के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। सो मेनी इंडियंस हु हैड क्लियर इनटू आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, बट दे वर नेवर रिक्रूटेड, और दे वर नेवर विल सी की रिकमेंडेड इन द सर्विसेज बाय द ब्रिटिश, क्योंकि वो बायस रहते थे, राइट, ओके। अब मजे की बात आपको ये देखने को मिलती रहती है कि इस तरह से 1900 का पीरियड आया। 1900 के बाद भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो गई। जैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने पीक के ऊपर जाने की शुरुआत करता रहता है, तब ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर आया। प्रेशर के बाद ब्रिटिश ने पहली बार विल्सी की एक कमीशन बनाया जिसका नाम था एलिंगटन कमीशन, जिसने ये कहा कि हम साइमल्टेनियस एग्जाम कंडक्ट कराएंगे भारत और इंग्लैंड में सर, ठीक है ना। देखो, ये बहुत बड़ा वी विल सी की चेंज था ब्रिटिश रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को लेके, राइट। क्यों चेंज था? क्योंकि आपको ये पता चलता है कि इसके पहले कभी भी इंडिया में एग्जाम नहीं होती थी। देखिए, इंडिया में रिक्रूटमेंट के लिए विल सी की आपको लंदन ही जाना पड़ता था। लंदन कौन लोग जा पाएंगे? जो अमीर वर्ग का होगा, जो धनिक वर्ग का होगा, जिसके पास थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होगा, फैमिली का सपोर्ट होगा, वही लोग लंदन जा पाएगा। नॉट ऑल पीपल विल बी एबल टू गो टू लंदन अराउंड सर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, यू कैन थिंक अबाउट दिस पार्ट अराउंड सर, ठीक है, कि इंडियंस को साइमल्टेनियस एग्जाम के लिए भी फाइट करना पड़ा था, और अभी भी कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं थी रिक्रूटमेंट के लिए। इंटरेस्टिंगली, ब्रिटिश को जब वर्ल्ड वॉर 1 में ब्यूरोक्रेसी की, आर्म्ड फोर्सेस की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने विल्सी की स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की रचना की सर, ठीक है, जहां उनका ये मानना था कि हम चलो लोकल लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट करेंगे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, और पर उसमें भी धांधलियाबाजी चलती रही सर, ठीक है। तो 1919 1920 तक का पीरियड आया। 1919 तक आते
आते आप सबको पता होगा कि मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 करके कानून पास किया गया था, राइट। ओके, आपने नाम सुना होगा मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का। मॉन्टेग्यू आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चेम्सफोर्ड कौन हुआ करता था, वाइसरॉय हुआ करता था, राइट। ओके, इन दोनों के द्वारा विल्सी की एक रिकमेंडेशन दिया गया और उस टाइम तक इंडियंस बड़े प्रेशराइज करते हैं, गांधी जैसे लीडर्स निकल के आ चुके थे 1919-1920 तक आते आते, जिनकी ये मांग थी कि भारत में ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिफॉर्म्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उनकी मांग ये भी थी कि ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ से कि एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल बॉडी होनी चाहिए। तीसरी बात, इंडिया के अंदर ही हमें एग्जाम कंडक्ट करवानी चाहिए और बेसिकली साइमल्टेनियस एग्जाम जो इंग्लैंड में हो रही है उसी दिन उसी टाइम पे इंडिया में भी हो, सेम पेपर होना चाहिए, तो एक फेयरनेस निकल के आएगी, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो 1920s तक आते आते विल सी कि इंडियंस ने बहुत हंगामा किया है ना, हंगामा किया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लॉयड ने उस पीरियड में स्टेटमेंट भी दिया कि भाई आईसीएस जो है वो तो स्टील फ्रेम की तरह है। स्टील फ्रेम का मतलब होता है कि एक पूरा ढांचा है, जिस ढांचे की मदद से हम भारत को गवर्न कर रहे हैं, हम उसको इतना इजीली लूज नहीं करेंगे, मतलब हम रिक्रूटमेंट भी नहीं करना चाहेंगे, ना ही एग्जाम कंडक्ट कराना चाहेंगे। खैर जैसे तैसे करके 1922 के अंदर हमें पता चलता है कि आईसीएस की एग्जाम पहली बार कंडक्ट की जाती है इलाहाबाद सेंटर पे सर, ठीक है ना, क्योंकि इंडियंस ने बहुत प्रेशर मारा ब्रिटिश के ऊपर कि भाई नहीं, रिक्रूटमेंट करो, आप एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करो, सिलेबस चेंज करो, एज ग्रुप को बदलो सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इलाहाबाद सेंटर बिकेम द फर्स्ट सेंटर जहां एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। देखो साइमल्टेनियस एग्जाम तो अभी भी नहीं हुई, साइमल्टेनियस का मतलब है कि जिस दिन जिस टाइम पे इंग्लैंड में हो रही है उसी दिन उसी टाइम पे भारत में भी परीक्षा होनी चाहिए। बट द ब्रिटिश नेवर वांटेड टू क्रिएट साइमल्टेनियस एग्जाम फॉर द इंडियंस। व्हाई? बिकॉज उनको ये डर था कि इंडियंस की रिक्रूटमेंट अगर ज्यादा हो गई ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो भारत में जो ब्रिटिश रूल का जो ढांचा है वो टूट जाएगा, क्योंकि इंडियंस नेशनलिज्म से प्रेरित होंगे, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज करेंगे सर, शायद तक अंग्रेजों के ऑर्डर मानना मना कर दे कि भाई मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात सर, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर आया, ब्रिटिश को ये चीज समझ में आ गई कि अब बदलाव लाने की आवश्यकता है, सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो इंडियंस माथे के ऊपर चढ़ जाएंगे। आखिर में अंग्रेजों ने कमीशन बनाया 1924 में, जिसको हम लोग कहते हैं ली कमीशन सर, ठीक है। ली कमीशन ने क्या कहा? ली कमीशन ने भी यही कहा कि भाई देखो हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को स्टडी किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998 1919 जिसे हम लोग मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, उसमें क्लियर कट रिकमेंडेशन है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बननी चाहिए सर, ठीक है। तो ली कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है सर, ठीक है ना। तो यूपीएससी माइट आस्क यू नेम और अ फैक्ट ऑन हिस्ट्री कि ये रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज कब निकल के आया था, इसी को ली कमीशन कहते हैं। ये जो रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज है और ली कमीशन है, इसने फाइनली अपना रिकमेंडेशन दिया और इसके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस के ऊपर से हमें यह पता चलता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रचना की। कब रचना की सर? ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1926, मतलब आज से 99 ईयर्स पहले, और यूपीएससी का अब 100 ईयर्स बेसिकली सेलिब्रेशन हम इसी के लिए कर रहे हैं, राइट। सो इट वाज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर से 1926 में ये बन के आया। उसका नाम तब यूपीएससी नहीं था सर, है ना, पर उसको पीएससी कहते थे, पब्लिक सर्विस कमीशन। खैर समय का पहिया आगे गया, धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि ये जो पीएससी है इसने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया और भारत में ही एग्जाम भी कंडक्ट करना शुरू किया विथ रिस्पेक्ट टू आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह से भारतीयों की संख्या बढ़ती है, धीरे धीरे इंडियनाइजेशन होने की शुरुआत हुई। अब ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी में लॉयल्टी आए, ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर नेशनलिज्म भी आए, ब्रिटिश ये भी नहीं चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी कमजोर हो और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में जाए। तो ब्रिटिश ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते रहे जिसकी मदद से ब्यूरोक्रेसी को अपने फेवर में लेके आएंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे 1935 के अंदर इन्होंने कानून पास किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के बेसिस के ऊपर से इन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक प्रोविंशियल पार्ट के ऊपर और एक फेडरेशन के पार्ट के ऊपर। आप सबको पता होगा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देयर वाज अ फेडरेशन दैट वाज एनविसेज्ड, ओके ना। ब्रिटिश के द्वारा एक फेडरेशन को एनविसेज किया गया था, जहां अंग्रेजों ने कहा था कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे, इस फेडरेशन की मदद से सर, ठीक है ना, भारत को पूरा का पूरा गवर्न करेंगे। उसमें फेडरल सिविल सर्विसेज की बात की गई थी। इसके लिए जो पीएससी बना था 1 अक्टूबर 1926 को, उसका नाम बदल के इन्होंने एफपीएससी कर दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इनफैक्ट ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है 1935 से लेके आप पकड़ के चलोगे तो 1949 तक रिक्रूट करता रहा सर, ठीक है। तो 1935 से लेके 1949 तक आते आते सर, ठीक है, इट वाज एफपीएससी दैट वाज रिकमेंडिंग द नेम टू द आईसीएस। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर भाई कौन से कैंडिडेट्स का कितना सिलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए कौन रिकमेंडेशन कर रहा था? ये एफपीएससी कर रहा था। इंटरेस्टिंगली 1937 तक आते आते भारतीय ब्यूरोक्रेसी में बदलाव आया। क्यों बदलाव आया? क्योंकि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी थी,
भारत के 7 राज्यों में प्लस 2 राज्यों में गठबंधन वाली सरकारें बनी थी, जिन सबके कारण विल्सी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर थोड़ी बहुत रियलाइजेशन होने की शुरुआत हुई। इंटरेस्टिंगली 1947 का दौर आया, 1947 के दौर आया और 1947 के अंदर हमें ये पता चलता है कि एफपीएससी के ही चेयरमैन के रूप में आचार्य कृपलानी की अपॉइंटमेंट हुई सर, ठीक है। आचार्य कृपलानी, इसके पहले हमेशा एफपीएससी में फॉरेन प्रेसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे, फॉरेन चेयरमैन मिलेंगे सर, ठीक है। देयर वर नो इंडियन चेयरमैन इनटू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट वंस द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, अब उनको रियलाइजेशन हो गया कि भाई अब तो ये संस्था को कौन चलाएगा सर, ठीक है। तो इस तरह से एफपीएससी को पहली बार एक भारतीय ने हेड किया था, उनका नाम था आचार्य कृपलानी। बाद में एक आर.एन. बनर्जी करके एक ब्यूरोक्रेट थे, उनको भी वहां का उसका चेयरमैन बनाया गया। अब देखिए उस पीरियड में ना ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत डिबेट हुई। डिबेट किस तरह से हुई कि भाई नेहरू जी चाहते थे कि ये जो पूरी की पूरी आईसीएस की व्यवस्था है उसको डिसमेंटल कर दिया जाए और ये जो एफपीएससी जैसी बॉडी है इसका भी कोई काम नहीं है, हमें एक नई संस्था बनानी चाहिए जिसकी मदद से हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे सर, ठीक है। वेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा क्लियर कट मानना था कि नहीं, हम लोग आईएएस जैसी संस्था बना सकते हैं, आईसीएस का नाम बदलेंगे सर, ठीक है। और इंडियन सिविल सर्विसेज जिट वाज नाइदर कॉल्ड इंडियन नॉर सिविल डॉट सर्विसेज, उसको आईएएस में तब्दील कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखोगे अंबेडकर भी तैयार थे इसके लिए और अंबेडकर ने तो वहां तक कहा था कि हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में बना देते हैं जिसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी डालेंगे सर, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल 310 से लेके 315 सर, ठीक है ना, भारतीय संविधान के अंदर हमें देखने को मिलते रहते हैं जो सिविल सर्विसेज और विल सी की ये जो यूपीएससी जो है उसके लिए कल्पना किए गए कि भाई देखो ये आर्टिकल्स होंगे जिसकी मदद से हम लोग देश को गवर्न करेंगे। अब नेहरू और अंबेडकर और पटेल के बीच में काफी सारे मतभेद थे कि भाई सिविल सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होना चाहिए, उसको कितना पावर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली पटेल जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्डिंग करो, एक ऐसी बॉडी बनाओ जो तटस्थ हो, एक ऐसी बॉडी बनाओ जो निष्पक्ष हो, एक ऐसी बॉडी बनाओ जो ओपन कंपटीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट करे, और अंबेडकर भी इसके लिए तैयार थे। तो इस तरह से विल सी कि इन 1949 सर, ठीक है ना, वी विल कम टू नो कि द यूपीएससी केम इनटू द पिक्चर, है ना। तो हम लोग जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में कहते हैं वो बेसिकली निकल के आ जाती है 1949 के अंदर, और बनर्जी साहब उसके पहले चेयरपर्सन के रूप में बन के आए क्योंकि 1949 से 1955 तक वही थे सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली यूपीएससी के खुद की ऑफिसेस नहीं हुआ करती थी पहले। इन द अर्ली डेज यूपीएससी जो था वो कहीं और बिल्डिंग में काम करता था, मेटकॉल्फ हाउस में दिल्ली के अंदर ही। 1952 में सर, ठीक है ना, आफ्टर 1952 इन 1952 द यूपीएससी शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स टू धौलपुर हाउस, ओके। ये धौलपुर हाउस नाम की जगह आप सबको पता ही होगी सर, ठीक है। ये कहाँ पे आए है? दिल्ली के अंदर आया हुआ है, जहाँ पे आप लोग इंटरव्यू देने भी जाते हो, राइट, ओके। धौलपुर एक राज्य था, रजवाड़ा हुआ करता था, वहाँ के प्रिंसेस स्टेट थे, उनके राजा ने ये भारत सरकार को गिफ्ट दे दिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि धौलपुर जो है वो भारत का पार्ट बन गया, इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि धौलपुर हाउस में शिफ्ट हो गया और वहां से उसके बाद कंसेक्यूटिव रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स के लेके मल्टीपल कमिटीज बनती है सर, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा। ये कमिटीज आपको अलग अलग नाम से मिलेगी। एक है हनुमंतैया कमेटी सर, ठीक है, एक आपको सतीश चंद्र कमेटी देखने को मिल जाएगी, एक आपको वाई के अलग कमेटी देखने को मिल जाएगी, एक कोठारी पैनल देखने को मिल जाएगा, इसके सिवाय पी के होता पैनल आपको मिलेगा, और उसके बाद अरुण निगवेकर कमेटी जो 2012 में आई थी। तो सैकड़ों कमिटीज है सर, ठीक है ना, मैं सबके सब नाम नहीं लिख रहा हूँ पर आपको खाली बता देता हूँ कि देयर वर मेनी कमिटीज दैट वर एस्टैब्लिश्ड, ओके। जैसे के हनुमंतैया सर, ठीक है, के हनुमंतैया अगर आप सबको पता होगा कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को भी हेड करते हैं, राइट। उसके बाद हमें पता चलता है कि कोठारी पैनल भी आया। कोठारी पैनल के साथ साथ ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो रिफॉर्म्स होने की और शुरुआत हुई। ये शुरुआत के अंदर विल सी की सतीश चंद्र कमेटी आती है। सतीश चंद्र कमेटी के साथ साथ विल सी की वाई के अलग कमेटी बनती है समवेयर इन द 2000 सर, ओके। और वी विल सी की ग्रेजुअली वाई के अलग के बाद हमें पता चलता है कि होता पैनल निकल के आया, है ना। पी के होता करके यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उनका एक पैनल बनता है सर, ठीक है। ये होता पैनल के बाद और चेंजेस आने की शुरुआत होगी सर, ठीक है। एंड विल सी की अरुण निगवेकर कमेटी आपको देखने को मिलती है जिसने रिकमेंडेशन दिया था कि भाई एग्जाम प्रोसेस के अंदर चेंज होना चाहिए सर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कमिटीज है एग्जाम प्रोसेस को लेके, सिलेबस को लेके, एज को लेके सर, ठीक है। बहुत सारे रिकमेंडेशंस इन्होंने दिए हैं और आज भी आपको पता होगा कि जो यूपीएससी के साथ ही एसोसिएटेड थे और लबासना के भूतपूर्व डायरेक्टर भी थे, उनकी भी एक वीविलसी की स्पीच टाइप थी, उनका भी एक डिस्कशन था कैंडिडेट्स के लिए कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सर, ठीक है। एंड देयर वर मेनी थिंग्स। यूपीएससी के चेयरमैन ने भी इसके ऊपर इंटरव्यू दिए हैं कि भाई 100 ईयर्स हुए हैं और what kind of recommendations needs to be given। खैर
मुझे जरूर से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको हिस्ट्री से सवाल आ सकते हैं, कमिटीज कमीशन कौन से गवर्नर्स रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व थे नहीं थे। और आज जिसे हम लोग यूपीएससी के रूप में कहते हैं, उसने बहुत लंबी सफर काटी है। मतलब एक संस्था के रूप में अगर आप देखोगे तो इट हैज गॉन अ वेरी लॉन्ग टाइम। खैर, इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन वापस भी लेके आएंगे। बाकी अगर आप 3 डे ट्रायल यूज करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी। ये फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट, मेनी मोर थिंग। 1 से 3 अक्टूबर के बीच में आप इसका यूज कर सकते हो। कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव, जो आपको एक्सेस देगा फ्री क्लासेस के अंदर। मैं एक और सेशन के साथ आपको वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।